स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराने समय की बात है, एक राज्य पर चक्रधर नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा चक्रधर के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रसन्न थी। एक दिन की बात है, राजा चक्रधर ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री जी, मेरी अवस्था अब काफी वृद्ध हो चुकी है। मैं इस राजकाज के कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। मंत्री कहने लगा, महाराज, यदि आप जैसा एक कुशल और दयालु राजा प्रजा को छोड़ देगा तो फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। मेरे विचार से आपको ये फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा शशिधर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल में आने वाला है। वो ही इस देश का अगला राजा बनेगा। उसको अपने राज्य का पूरा भार सौंपने के बाद ही मैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। ये विचार भी अच्छा है महाराज, लेकिन क्या इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा? इस बारे में आप अवश्य ही सोच लें। मेरा तो सुझाव ये है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए, उसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग करिएगा। आपका विचार भी बिल्कुल सही है मंत्री जी। युवराज के आते ही उसे राज का भार सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरा विचार ये है महाराज कि आप युवराज के साथ 1 वर्ष तक राजपाट संभालें। उसे बताएं कि राजपाट किस तरह से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तरीके उन्हें सिखाएं। जब युवराज उन सभी कामों को करने में बिल्कुल निपुण हो जाए, तभी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ऐसे समय में उस राज्य में एक गहनों के व्यापारी के यहाँ पर चोरी हो जाती है। इसी तरह से 1 माह के अंदर अंदर 3-4 जगह पर चोरी की घटनाएं होती हैं। राज्य की जनता चोरी की इन घटनाओं से परेशान होती है और फिर एक दिन प्रजा के कुछ लोग महाराज से मिलने के लिए आते हैं। राज्य में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं। महाराज चक्रधर ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य में पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, परंतु इसके बावजूद भी चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं होती। नगर के लोग अभी भी इस बात से बहुत ही चिंतित थे। चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान ये बात भी फैली कि नगर में एक साधु महाराज आकर ठहरे हैं। लोग उन साधु महाराज के दर्शन के लिए आने लगे। साधु महाराज के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम मंगरू था, वो साधु महाराज से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछने लगा। तो साधु महाराज ने बताया, मंगरू, तुम्हारे घर के बाहर आंगन में तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा बहुत सा धन जमीन में गाड़ कर रखा हुआ है। कल पूर्णमासी की रात है और कल रात तुम अपने आंगन में से वह धन निकाल लेना। इतना कहकर साधु महाराज चुप हो गए, मगर मंगरू की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ। अगली रात को जब मंगरू ने अपने घर के आंगन में कुदाल से खोदा तो उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली मिली। अब तो पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर मंगरू को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। अब तो पूरे राज्य में बस इसी बात की चर्चा होने लगी कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों के पूर्वजों के द्वारा छिपाए हुए खजाने के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ युवराज शशिधर गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल में वापस लौट आया। राजमहल में पहुंचते ही वह सीधा अपने पिता के पास जाता है। महाराज ने उससे कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझे इस राज्य की जिम्मेवारी से तुम मुक्त करो। युवराज कहने लगा, महाराज, अभी इस बात की चिंता आप मत कीजिए।
सही समय आने पर मैं राज सिंहासन की जिम्मेवारी स्वयं ही संभाल लूंगा। उसी समय कमरे में एक सैनिक का प्रवेश हुआ और वो कहने लगा, महाराज, हमारे गुप्तचरों से हमें ये समाचार मिला है कि पड़ोसी देश का राजा दुर्जन सेन हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वो किसी सही मौके की तलाश कर रहा है। ओह, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। सैनिक, तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। सैनिक के चले जाने के बाद महाराज अपने पुत्र से कहने लगे, युवराज, एक तरफ तो हमारे राज्य में चोर और लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा राज्य बुरी तरह से मुश्किलों में फंस गया है। ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा युवराज। युवराज कहने लगा, महाराज, हमें अपने शत्रु राजा के हमले का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। और दूसरी तरफ वो चोर अभी भी हमारे राज्य में ही घूम रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जनता से लूटी हुई दौलत को वो अभी हमारे राज्य से बाहर नहीं ले गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ माल उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति जी को बुलाइए। कुछ ही क्षणों में सेनापति, महाराज, युवराज और मंत्री, ये चारों लोग आने वाले संकट का सामना करने के लिए योजना बनाने लगते हैं। महाराज ने सभी लोगों के सामने गुप्तचरों के द्वारा लाई गई सूचना बताई। फिर सेनापति से कहने लगे, सेनापति जी, आप बताइए, गुप्तचरों द्वारा लाई गई इस सूचना के बारे में हम क्या कर सकते हैं? सेनापति कहने लगा, महाराज, शत्रु देश का राजा दुर्जन सेन बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी सेना बहुत ही विशाल है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य संपत्ति को बढ़ाना होगा। हमें अपने सैनिकों के लिए और अधिक हथियार खरीदने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। तभी हम राजा दुर्जन सेन का मुकाबला कर सकते हैं। युवराज कहने लगा, तो सेनापति जी, आपको पहले से ही हमारी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। युवराज, अपनी सैन्य शक्ति को और भी अधिक मजबूत करने के लिए हमारे पास अधिक धन नहीं है, जिसके कारण ना तो हम नए सैनिकों को भर्ती कर पा रहे हैं और ना ही नए नए हथियार खरीद पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम अपनी सेना को और भी अधिक मजबूत करें। आप आज से ही हमारे राज्य में जितने भी नौजवान हैं उनको सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ कीजिए। किसी भी समय उन्हें शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। युवराज, मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। इसके बाद महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए। उसमें बाकी सभी मंत्रियों को भी शामिल होने के लिए कह दीजिए। अगले दिन राज दरबार लगाया गया, जिसमें युवराज और सभी राज दरबारी इस बात पर चर्चा करने के लिए आए कि इन समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। अभी राज दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचता है। उसे देखकर महाराज कहने लगे, आप कौन है साधु महाराज, और यहाँ किस लिए आए हैं? तब सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये साधु बहुत ही पहुंचे हुए हैं और भविष्य बताने वाले हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों से इनके बारे में बहुत ही सुना है। ये साधु महाराज खुद चलकर हमारे दरबार में आए हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साधु कहने लगा, महाराज, मुझे इस बात का ज्ञान है कि आप शत्रु देश के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके राज्य क्या, उसके आसपास भी कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा। महाराज साधु की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, साधु देवता, आप ये बात कैसे जानते हैं? क्योंकि ये बात तो हमने सिर्फ अपने दरबार के कुछ ही खास लोगों को बताई थी। महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है। योग विद्या के बल पर मैं सब कुछ जान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है, जबकि आपके खजाने में उतना धन मौजूद नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं कि आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर वो खजाना आपको मिल जाए तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या कहा? हमारे पूर्वजों का खजाना? ये बात तो आज तक
मुझे भी मालूम नहीं थी। वो खजाना कहाँ पर होगा? साधु देवता महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो खजाना हमारे नगर के मुख्य द्वार के नीचे छुपाया गया है। वहां पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी बात सच निकली तो सचमुच हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानकर आप नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देखिए तो आपको अपार धन मिल जाएगा। महाराज से इस खजाने के बारे में बोलने के बाद साधु राज दरबार से चला गया। महाराज कहने लगे, इस साधु की बातें सुनकर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है, लेकिन हम लोग इसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तब सेनापति कहने लगा, महाराज, इस साधु ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा दबाए हुए धन के बारे में बताया है, और जब उन सभी लोगों ने साधु महाराज द्वारा बताई गई जगह को खोद कर देखा तो सचमुच ही उन्हें धन की प्राप्ति हुई। ये बात तो मैं राज्य के कई लोगों से सुन चुका हूँ। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लेना चाहिए। महाराज कहने लगे, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेनापति जी। अगर सारा धन हमें मिल जाए तो हम बहुत ही जल्दी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें धन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, वरना हमें धन के लिए अपने राज्य की जनता पर अधिक लगान लगाना होगा, और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। सेनापति ने कहा, तो महाराज, मैं नगर के मुख्य द्वार की खुदाई का काम शुरू करवा दूं? तभी युवराज, जो ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था, वो कहने लगा, अभी कुछ समय के लिए रुकिए सेनापति जी। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद वहां पर खोद कर देखेंगे। जो आज्ञा युवराज, जैसा आप ठीक समझें। जब आप कहेंगे तभी हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज राज दरबार की कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाती है। जब राज दरबार खत्म हो गया तो युवराज अपने पिता के कमरे में जाता है। महाराज कहने लगे, युवराज, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिताजी, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु ने तो नगर के मुख्य द्वार के नीचे दबे हुए खजाने के बारे में कहा है, लेकिन इस समय हम अपने नगर के मुख्य द्वार को गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत ही आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। और तो और हमारे राज्य का सबसे मजबूत मुख्य द्वार ही है। उसको पार करके राजमहल में प्रवेश करने के लिए शत्रु को बहुत ही आसानी होगी। तो क्या युवराज, हम उस खजाने को ऐसे ही छोड़ दें? पिताजी, पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि साधु ने जो कुछ कहा है वो सच है। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की पूरी छानबीन करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप इस विषय में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। उसके बाद महाराज चक्रधर ने उस खजाने को ढूंढने के लिए 1 सप्ताह तक रोक लगा दी। इसके बाद युवराज ने अपने एक बचपन के दोस्त को बुलाया, जो पिछले कई वर्षों से महाराज के अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। उसका नाम विजय था। जब युवराज अपने दोस्त विजय से मिला तो विजय ने कहा, युवराज, आपने मुझे किस काम के लिए याद किया है? अरे मित्र, तुम मुझे युवराज नहीं बल्कि शशि कहकर पुकारो। हम दोनों तो बचपन के मित्र हैं। नहीं मित्र, आप तो राजा के बेटे हैं और हमारे होने वाले महाराज भी आप ही हैं। अरे फिर वही बात। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि इस राज्य में सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। बताइए युवराज, हमें क्या काम करना है? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। विजय, हमारे राज्य में एक नए साधु महाराज आए हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ युवराज, मैंने भी उनके बारे में सुना है। हमारे राज्य के कई लोगों का कहना है कि उन साधु द्वारा बताए जाने पर उन लोगों को अपने पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना मिला है, और वह जिसे भी पूर्वजों के खजाने के बारे में बताते हैं वो खजाना वहीं पर मिलता है। मैंने भी यही सुना था। चलो हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा काम करना है। उसके बाद युवराज और विजय अपना भेष बदल लेते हैं। उन दोनों ने साधारण गांव वालों का रूप बनाया। वे दोनों उसी दिन विजय के घर गए। युवराज ने विजय को एक पोटली दिखाते हुए कहा, देखो विजय, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम ये स्वर्ण मुद्राएं इसी कमरे में
खोदकर यहाँ पर छुपा देते हैं। लेकिन युवराज, हमारे ही घर में हमें धन क्यों छुपाना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो विजय, हम ये धन यहाँ पर छुपाएंगे और साधु महाराज से इस धन के बारे में पूछेंगे, और वो साधु महाराज इस धन के बारे में हमें बता पाएगा या नहीं, ये हम लोगों को पता करना है। हाँ, अब मैं आपकी बात समझ गया। युवराज, अब मुझे उस साधु महाराज के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछना है। मैंने ठीक कहा ना युवराज? तुम बिल्कुल ठीक समझे विजय, लेकिन हमारे पास कल तक का समय नहीं है। तुम्हें आज ही उनके पास जाकर छुपे हुए धन के बारे में पता करना होगा। युवराज के जाने के बाद विजय एक ग्रामीण के वेश में उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज को प्रणाम करने के बाद विजय कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। साधु ने कहा, पुत्र, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई इच्छा है। साधु महाराज, मेरी दादी मुझे हमेशा कहा करती थी कि हमारे दादा और परदादा बहुत ही अमीर लोग थे, मगर मैंने तो अपने घर में कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। मुझे शक है कि मेरे पूर्वज सारी संपत्ति को कहीं ना कहीं तो छुपा कर गए हैं। अगर आप कृपा करके मुझे बता देंगे कि वो सारी धन संपत्ति कहाँ पर रखी है, जरूर बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम ढल चुकी है और शाम से लेके कल सुबह तक मैं कोई बातचीत नहीं करता। इसीलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ और कल सुबह मुझे आकर मिलना। ठीक है साधु महाराज। इसके बाद विजय सीधा युवराज के पास चला जाता है, उन्हें सारी बातें बता देता है। तब युवराज ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर आज रात को हमें तुम्हारे घर का पहरा देना होगा, पूरी रात जागना होगा। लेकिन युवराज, मेरे घर के पास पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी है ना। विजय, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और रात के समय तुम मेरे साथ ही रहना। हमें तुम्हारे घर के बाहर पहरा देना है। और फिर उसी रात को विजय और युवराज विजय के घर में छुपकर पहरा देने लगे। उनका शक बिल्कुल सही निकला। जब वह दोनों छिपकर घर की निगरानी कर रहे थे तो अंधेरे में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। युवराज ने कहा, वो देखो विजय, कोई आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है। हाँ युवराज, वो आदमी जमीन खोद रहा है। आखिर वो करने क्या वाला है? देखो विजय, वो आदमी एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये उसी नकली साधु का काम है। हाँ युवराज, यानी वो साधु यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर और कल हमें इन मुद्राओं के बारे में बताने वाला है। इसका मतलब ये है कि वो जिस किसी को भी धन के बारे में बताता है उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद ही वहां पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर आता है। इसके बाद विजय ने अंधेरे में उस आदमी को ध्यान से देखा तो कहने लगा, अरे ये आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूं कहूं ये तो सेनापति जी का दाहिना हाथ है। युवराज ने कहा, क्या सच? इसका मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति जी भी शामिल हैं। ठीक है विजय, कल तुम फिर से उस साधु के पास जाना और अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पूछना। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद युवराज वापस महल में आकर महाराज को सारी सच्चाई बता देता है। सब कुछ जानने के बाद महाराज ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये सारी साजिश हमारे सेनापति ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को कारागार में डालने की आज्ञा देता हूँ। नहीं महाराज, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को हम उस साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इस साधु के साथ और कितने लोग मिले हुए हैं। हाँ युवराज, ये बात तुमने ठीक कही। कल हम भेष बदलकर उस साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और फिर उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। अगली सुबह युवराज के कहने पर विजय फिर से उस साधु के पास जाता है। उसे देखते ही साधु कहने लगा, आओ पुत्र आओ, मैंने अपनी योग विद्या के बल पर यह देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहाँ पर है। तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है तुम उसे खोद कर देखना, वहीं पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। वही तुम्हारे पूर्वजों की जायदाद है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कहकर विजय वहां से चला गया। वहां से निकलकर वो सीधा युवराज के पास पहुंचा। विजय ने सारी बात विस्तार पूर्वक युवराज को बता दी। युवराज ने कहा, अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हम लोगों ने धन जहां पर छुपाया था वहां ना बताकर उस साधु ने, उस आदमी ने जहां धन छुपाया था उस बारे में हमें बताया। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि वो हमारे शत्रु राजा दुर्जन सेन का गुप्तचर है। उसी रात युवराज शशिधर, विजय और महाराज खुद भी अपना भेष बदलकर साधु की कुटिया के पास छुपकर निगरानी करने लगे। उनका संदेह बिल्कुल ठीक निकला। कुछ ही देर के बाद उन्होंने देखा कि सेनापति आधी रात के अंधेरे में उस साधु की कुटिया में प्रवेश करता है और फिर विजय उस साधु के आश्रम की एक खिड़की से अंदर झांकने लगता है। उसने देखा कि कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। साधु कहता है, अरे सेनापति, बताओ तो सही, हमारा काम कहाँ तक पहुंचा? महाराज दुर्जन सेन ने तुम्हें जो काम सौंपा है वो पूरा नहीं हुआ। वे तो आक्रमण करने का मौका तलाश रहे हैं। सेनापति कहने लगा, आपके कहने के बाद हमारे महाराज ने नगर के मुख्य द्वार को गिराने के लिए तैयारी कर ली है और लगभग 1 सप्ताह के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। साधु कहने लगा, हाँ, उसके बाद उन लोगों को वहां पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह से हमें नगर पर आक्रमण करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। अगर वो मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक हम नगर पर हमला करके राजमहल को भी अपने कब्जे में कर चुके होते। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो मुख्य द्वार ही अब तक इस राज्य को बचा रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो इस राज्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल सही योजना बनाई है। पिछले 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं ये उसी का फल है। अब जल्दी ही हम सफल होने वाले हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस राज्य में सभी लोग मुझ पर विश्वास कर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे वो बुद्धिमान राजा भी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में दुर्जन सेन ने क्या कहा है? महाराज ने क्या कहा है उसकी चिंता तुम मत करो। इस राज्य पर कब्जा करने के बाद दुर्जन सेन महाराज तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। सेनापति, तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो। ये सब आपकी सहायता से ही हो सका है। आप जैसा गुप्तचर अगर मेरा साथ ना देता तो ये काम कैसे हो पाता? सेनापति और साधु के बीच में जो भी बातें हो रही थी, विजय खिड़की से वो सब कुछ देख और सुन रहा था। इसके बाद विजय राजा और युवराज के पास पहुंचकर उन्हें सारी घटना विस्तार से बता देता है। युवराज कहने लगा, देखा आपने पिताजी, वो कितने बड़े धोखेबाज हैं। वो हमारे हाथों से हमारे नगर के मुख्य द्वार को तोड़वाना चाहते थे ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर सके। तुमने ठीक कहा युवराज, अब और देर करने से कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को तुरंत बंदी बनाया जाए। युवराज ने विजय से कहा, विजय, तुम तुरंत अपने सैनिकों के साथ जाकर उन सबको बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ। और फिर विजय ने ऐसा ही किया। अपने सैनिकों के साथ उन्हें बंदी बनाया और फिर राजा के सामने पेश किया। महाराज ने सेनापति से कहा, सेनापति, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और अब ये अपना सारा जीवन काल कोठड़ी में सड़ेंगे। अगले दिन महाराज ने राज दरबार में युवराज को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश युवराज, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से इस षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें इस राज्य का राज्यभार सौंपने का समय आ गया है। युवराज कहने लगा, लेकिन पिताजी, मुझे अभी इसके लिए और समय चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने राज्य के होनहार और बहादुर नौजवानों को चुन चुन कर सैनिक प्रशिक्षण देना है ताकि हमारी सेना का बल और भी ज्यादा मजबूत हो सके। मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव मंजूर है। एक बात और है महाराज, मैं चाहता हूँ कि विजय को हमारे राज्य का सेनापति बना दिया जाए, क्योंकि विजय से बढ़कर कोई वफादार और बहादुर मुझे इस पूरे राज्य में नहीं मिला। इसके बाद विजय को राज्य का सेनापति बना दिया गया। राज्य के कई युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य की सेना में शामिल किया गया।
कुछ समय के बाद युवराज का राज तिलक करके उन्हें सिंहासन सौंपकर महाराज ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।